हेलो एवरीवन एंड आई एम सुधांशु एंड आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटा। एक्चुअली इट्स डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्लस फीटल सर्कुलेशन प्लस एम्ब्रियोनिक टू फीटल ट्रांजिशन। सो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट समझने से पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्लेसेंटा क्या होता है। व्हाट इज़ प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा एक टेम्प्रेरी ऑर्गन होता है विच डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा के बारे में 3 चीज़ें कही जाती हैं कि इट इज़ डिस्कॉइडल, इट इज़ डेसिडुएट एंड इट इज़ हीमोकोरियल। डिस्कॉइडल का मतलब होता है कि ये डिस्क शेप होता है। डेसिडुएट का मतलब होता है कि हर प्रेगनेंसी के बाद ये शेड ऑफ हो जाता है एंड हेंस इट इज़ एन टेम्प्रेरी ऑर्गन। और उसके बाद आता है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल का मतलब है कि मैटरनल ब्लड के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है। प्लेसेंटा में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फीटल कंपोनेंट होता है और अगला होता है मैटरनल कंपोनेंट या मैटरनल टिश्यू होता है। सो द फीटल पार्ट इज़ फॉर्म बाय द कोरियन एंड द मैटरनल पार्ट इट इज़ फॉर्म बाय द एंडोमेट्रियम। जैसे कि ये अगर यूट्रस है, ये उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। यहाँ पर कहीं पर आके अगर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है तो इसका ये जो बेसल वाला पार्ट है डेसिडुआ बेसालिस, एंड जो यहाँ हेड वाला पार्ट रहेगा इसको डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और उसके अगल बगल के जितने भी पार्ट रहेंगे उसको बोला जाता है डेसिडुआ पेराइटालिस। डेसिडुआ बेसालिस जो होता है वो मैटरनल कंपोनेंट बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एंड जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है वो फीटल कंपोनेंट या फीटल की चीज़ों को बनाने में यूज़फुल होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोरियोनिक सैक। कोरियोनिक सैक मतलब कि जेस्टेशनल सैक होता है, while the maternal part is derived from the uterine endometrium. Structures of the placenta, ये थोड़ा और डिटेल्ड है पुरानी वाली स्लाइड से कि यहाँ पर हम जो ये वेसल्स देख पा रहे हैं, ये वेसल्स ये बेसिकली मैटरनल वेसल्स है। मैटरनल स्पायरल आर्टरी है यहाँ पर, और मैटरनल स्पायरल आर्टरी से ब्लड जो होता है वो इंटरविलस स्पेस में चला जाता है कि 2 विलाई होती हैं, 2 विलाई के बीच की जो स्पेसेस होती हैं, एक्चुअली बहुत सारी विलाई होती हैं बट 2 विलाई के बीच के स्पेस को इंटरविलस स्पेस बोला जाता है, जहाँ पर मैटरनल ब्लड पूलिंग होने लग जाती है और वहाँ से वो विलाई के थ्रू फीटल सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। फीटल फ्लो जो होता है वो 400 ml पर मिनट होता है, और उसी जगह जो मैटरनल ब्लड फ्लो होता है दैट इज़ 450 to 650 ml पर मिनट होता है। कोरियोनिक विलाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरियोनिक विलाई के अंदर मेनली फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं। ये फीटल वेन है और ये फीटल आर्टरी है। ऑलराइट, एक्चुअली इट्स umbilical thing. Alright, this is the umbilical cord, this is the placenta. So our next slide is about the decidua. डेसिडुआ के बारे में मैंने बताया था कि ये अगर अपना प्लेसेंटा यूट्रस है और ये उसका एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यहाँ कहीं पर आके अगर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है तो जो बेसल वाला पार्ट है, जो एंडोमेट्रियल वाला साइड है, उसको बोलेंगे डेसिडुआ बेसालिस। जो उसके अपोजिट पोल पे है उसको कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस, एंड उसके अलावा जितनी भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी उसको कहा जाता है डेसिडुआ पेराइटालिस। तो हमारे पास डेसिडुआ कैप्सुलरिस है, डेसिडुआ पेराइटालिस है एंड डेसिडुआ बेसालिस है। So the decidua is a specialized lining of the uterus during the pregnancy and it has 3 layers: basalis, perithalis and capsularis. The decidua basalis contribute to the maternal side of the placenta and provides stable site for placental attachment. All right. फिर नेक्स्ट प्लेसेंटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो पहला फंक्शन होता है गैशियस एक्सचेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गैशियस एक्सचेंज। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराता है बिटवीन द मदर एंड फीटस के बीच में, ये फैसिलिटेट करता है। सो द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द मदर एंड द फीटस। न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र, हवा मिल गई, अब खाना खाएगा बच्चा तो न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हमेशा मदर से फीटस की ओर होता है। फिर होता है वेस्ट रिमूवल, खाना खाया है तो वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा। सो वेस्ट रिमूव हमेशा फीटस से मदर की ओर होगा। ऑलराइट, और उसके बाद आता है हार्मोनल प्रोडक्शन। सो जो प्लेसेंटा होता है वो कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स। ये ऑलमोस्ट
7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे रिलीज़ हो जाता है और यही वो हार्मोन रहता है जिससे डबल लाइन दिखती है किट पर, प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस होता है, एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है, विच आर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर इन हार्मोन्स में कुछ भी बढ़ना या घटना होगा तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा प्रेगनेंसी पर। देन कम्स द इम्यून प्रोटेक्शन। इट एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट मोस्ट मैटरनल एंड फीटल इम्यून रिस्पॉन्सेस। अगर देखा जाए तो एक मदर के बॉडी में फीटस एक पैरासाइट की तरह होता है। एक्चुअली बट ऐसा होता तो नहीं है, पैरासाइट तो है नहीं क्योंकि हम सेम स्पीशीज़ के हैं। एक्चुअली मदर के बॉडी को, मदर के इम्यून सिस्टम को ऐसा ना लगे कि यहाँ पर फीटस है एक पैरासाइट के रूप में और कोई इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट हो जाए। प्लेसेंटा वहाँ पर काम करता है। ये एक क्लेवर बैरियर, मैं इसको कहना ज़्यादा बेटर समझूंगा। देन कम्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये हमेशा सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद का सेकेंड वीक, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के 7th डे के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ से एक्चुअल मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ऑलराइट, सो इम्प्लांटेशन ये एक की मोमेंट होता है फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये पिंक कलर से एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमें देखने को मिल रही है। ये एक स्नैपशॉट है, ये जो पहली स्लाइड है ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है विच इज़ डे 7। यहाँ पर मैंने डेट भी लिखा है सो दैट हम ज़्यादा रेजोनेट कर पाएँ। आज जब मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ तो 17 तारीख है आज। ऑलराइट, 17 जुलाई ये है, थर्सडे। हम अगर इसके साथ ही स्टडी करते हैं तो हमें थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कंसेप्ट्स की। अगर आज के दिन ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ है तो नेक्स्ट डे दैट इज़ 18 तारीख को यहाँ पर हमें ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल मास है, बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट के कई पार्ट होते हैं, वो होता है ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, फिर ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर हो जाता है, फिर यहाँ पर लैक्यूने बनते हैं, लैक्यूने में ब्लड वेसल्स आ जाता है और ये 7th 8th 10th 12th एंड 16 डे तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। इन सभी चीज़ों को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। डे 7 ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट ट्रेवल करेगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ओर और आकर एंडोमेट्रियल लाइनिंग में पार्शली एम्बेड हो जाता है। एम्बेड होने के लिए भी यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स रहते हैं और यहाँ पर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स के बीच में ग्लाइकोजन ग्लाइकोप्रोटीन रिएक्शन होता है विच इज़ लाइक अ वेल्क्रो की तरह दोनों आके यहाँ पर चिपक जाते हैं। ऑलराइट, चिपकते ही मान डे 7 पर ही इम्प्लांटेशन हुआ और जो ब्लास्टोसिस्ट चिपका हुआ था वो 2 पार्ट उसमें होते हैं एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, पार्शियल इम्प्लांटेशन, दैट इज़ ट्रोफोब्लास्ट, ये जो आउटर कवरिंग दिख रहा है, एंड द इनर सेल मास। ऑलराइट, व्हाट इज़ दिस इनर सेल मास? इनर सेल मास खुद एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, और एम्ब्रियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल पार्ट भी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल पार्ट बनाता है, बट मेनली ये एम्ब्रियो मतलब बेबी इटसेल्फ बनाने में हेल्प करता है। फिर अगर हम डे 8 की बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट में पर्सनैलिटी स्प्लिट होती है। ट्रोफोब्लास्ट 2 चीज़ में डिवाइड हो जाता है, एक होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा होता है सेंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इन द यूट्रस। तो एक यूट्रस में एम्ब्रियो का लाई क्या होने वाला है, ऑलराइट, एम्ब्रियो किस तरीके से इम्प्लांट होगा, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट डिसाइड करता है। एंड सेंसाइटोट्रोफोब्लास्ट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फीटल मैटरनल गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज, इम्यूनोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। इतनी सारी चीज़ें कराता है। सेंसाइटोट्रोफोब्लास्ट ही वो था जो हार्मोन का भी प्रोडक्शन कराता है। ऑलराइट, HCG, पर्टिकुलरली HCG। ऑलराइट, देन डे 10 ये भी एक की इवेंट होता है
By the day 10, developing blastocyst has embedded completely. 7 पर मैंने बताया था पार्शियल इम्प्लांटेशन था. डे 8 तक थोड़ा और इम्प्लांटेशन हुआ, बट डे 10 तक कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो जाता है. और तब तक जो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट पर्सनैलिटी स्प्लिट हो रहा था डे 8 पर, वो भी कंप्लीट हो जाता है. ट्रोफोब्लास्ट बन चुका पूरा, ट्रोफोब्लास्टिक साइटोट्रोफोब्लास्ट बन चुका होता है, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट बन चुका होता है, ब्लास्टोसिस्ट भी कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका होता है, इनर सेल मास भी जितना डिवीजन करना होता है वो अपना कर चुका होता है. एंड यहाँ पर हमें लैक्यूने देखने को मिलने लग जाते हैं. बट लैक्यूने फॉर्मेशन, कंप्लीट लैक्यूने फॉर्मेशन अपने को देखने को मिलता है बाय द डे 12. डे 12 को हमें कंप्लीट लैक्यूने फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और ये मैटरनल आर्टरीज होती हैं. बेसिकली सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो डायरेक्टली एम्बेड करता है. सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट एक्टिवली इन्वेड्स द यूट्राइन वॉल, रप्चरिंग द मैटरनल आर्टरी. तो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट यूट्राइन, ठीक है, क्या करेगा कि यूट्राइन वॉल में बेसिकली एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, वहाँ पर बाकायदा इन्वेड करेगा, और जो मैटरनल स्पायरल आर्टरीज थी उनको रप्चर करेगा, जिसके वजह से ये पूल, लैक्यूने में पूलिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है. और एक तरीके से पैसिव कनेक्शन बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में एक कनेक्शन ऑनलाइन हो जाता है, जो अब काम करना शुरू कर चुका होता है. और ये क्या काम करेगा? ये गैशियस एक्सचेंज करेगा, ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करेगा, ये वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करता है, ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, इम्यून सप्रेशन करेगा, सो दैट मैटरनल बॉडी को ऐसा ना लगे कि उसके अंदर कोई पैरासाइट है. देन डे 16 को मैटरनल एंड फीटल कनेक्शन बिकम मोर डिस्टिंक्टिव. यहाँ पर अब लैक्यूने और डिस्टिंक्ट हो जाता है, और बेसिकली अब विलस फॉर्मेशन होने वाला है. सो डिस्टिंक्ट कनेक्शन है. एंड देन इससे पहले हम बात करते हैं प्लेसेंटल हार्मोन्स की. सो प्लेसेंटल हार्मोन्स जो होते हैं, एक होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स. ऑलराइट, सो is produced by the placenta and is used as a marker in the pregnancy test. यूपीटी टेस्ट में डबल लाइन आती है, वही हमारे HCG हार्मोन की वजह से आता है. बट ये तो लेट्स से 8th डे पर होने लग जाता है. 7 to 8 डे के बीच में HCG का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है. बट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 वीक आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होने लग जाता है, जहाँ पर हमें ल्यूटियो प्लेसेंटल शिफ्ट भी देखने को मिल जाता है. दैट इज़ अराउंड 10 to 12 वीक्स. प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा हेल्प इन मेंटेनिंग द यूट्राइन लाइनिंग एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी. ऑलराइट, देन प्लेसेंटल हार्मोन. अब यहाँ पर जो मैटरनल एंड फीटल कनेक्शन जो और ही ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो गया था, स्पेशलाइज हो गया था, अब उसमें विलस का फॉर्मेशन होने वाला है. जो सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विलाई, विच विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्लेसेंटल डेवलपमेंट. अब जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं: प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई एंड टर्शियरी विलाई. प्राइमरी विलाई में एक विलस होता है, ऑलराइट, बाहर सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है, अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, और इसको ट्रोफोब्लास्टिक शेल बोला जाता है. और ये 13th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बन जाता है. ऑलराइट, देन फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी विलाई में क्या होता है कि ट्रोफोब्लास्टिक शेल तो रहेगा, मतलब विलस, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी अंदर बन जाता है बाय द डे 16th ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 16 दिन बाद सेकेंडरी विलाई का भी फॉर्मेशन हो जाता है. देन कम्स द टर्शियरी विलाई. टर्शियरी विलाई में साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल होगा, सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होगा, एंड बूम, यहाँ पर फीटल ब्लड कैपिलरीज भी आ जाती हैं, और ये एक विलस का फॉर्मेशन हो जाता है डे 17 आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो नाउ फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है डे 17 पर, बट
इंटरविलस स्पेस में मैटरनल, अब 2 विलाई के बीच में इंटरविलस स्पेस होता है, ये इंटरविलस स्पेस के बीच में स्पायरल आर्टरी आ जाती है। तो स्पायरल आर्टरी कब आती है? डे 15 आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन के 15 दिन बाद यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टेब्लिश हो चुका होता है। डे 17 पर फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टेब्लिश हो चुका होता है। एंड आफ्टर द डे 17 ऑफ फर्टिलाइजेशन एक प्रॉपर सर्कुलेशन स्टेब्लिश हो जाता है। वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। डे 11 to 21 प्लेसेंटा स्टार्ट ब्रांचिंग लाइक अ बेबी बैनियन ट्री। उसके ढेर सारे ब्रांचेस आ जाते हैं। प्राइमरी विलाई में साइटोट्रोफोब्लास्टिक कोर होता है, सेकेंडरी विलाई में एड मेसोडर्म होता है, और बूम दैट इज़ द फीटल कैपिलरीज आ जाती हैं टर्शियरी विलाई में। देन निमोनिक है पीसीएम, प्राइमरी कोर, प्राइमरी में कोर होता है, एंड देन मेसोडर्म एंड माइक्रो वेसल्स ऑफ द फीटस एक विलाई में आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? अगर डैमेज या इमेच्योर विलाई होगा, मतलब कि इस विलस का फॉर्मेशन डैमेज हो गया या इमेच्योर हो गया है, तो फीटल ग्रोथ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, एंड वी हैव टू से हेलो टू द फीटल ग्रोथ प्रॉब्लम्स। देन कम्स द प्लेसेंटा एज इम्यून बैरियर। ऑलराइट, अब प्लेसेंटा एज इम्यून बैरियर को हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि बैरियर टू द पैथोजन होता है। एक्चुअली जो प्लेसेंटा रहता है वो एक बैरियर की तरह तो काम करता है, ठीक है, बट वो कम्प्लीटली इम्परमिएबल थोड़ा ना होता है। ऑब्वियसली प्लेसेंटा से गैस का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट का एक्सचेंज हो रहा है, तो कम्प्लीटली इम्परमिएबल तो है नहीं। इसका मतलब इन सारे गैस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, इन सब के एक्सचेंज के दौरान कोई इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है, ठीक है, जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा एंड पोटेंशियली हार्म द डेवलपिंग फीटस। देन द मैटरनल एंटीबॉडी, मैटरनल एंटीबॉडी जैसे कि IgG, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है, जो पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस प्रोवाइड कराती है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन इन्फेक्शन ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ऑलराइट, जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है तो फर्स्ट 7 डेज़ को बोला जाता है अर्ली न्यूनेटल पीरियड। देन फ्रॉम बर्थ टू द फर्स्ट 28 डेज़ को बोला जाता है लेट न्यूनेटल पीरियड। ऑलराइट, तो इस न्यूनेटल पीरियड में बच्चे को एक पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है मैटरनल IgG। ऑलराइट, then immunomodulatory factors, placenta also provide immunomodulatory factors such as cytokines and other molecules that help suppress the maternal immune response। वही पैरासाइट वाला इशू है यहाँ पर। ऑलराइट, देन प्लेसेंटा के बारे में हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, मैच्योर हो चुका है, विलस का फॉर्मेशन हो चुका है, एंड उसके हम फंक्शंस देख लिए हैं, उसका इम्यून फंक्शंस देख लिए हैं। अब क्लिनिकल कोरिलेशंस में हम देखने जा रहे हैं कि प्लेसेंटा से रिलेटेड एनॉमलीज़ क्या होती हैं। सो प्लेसेंटा नॉर्मली अब हाई लाइंग प्लेसेंटा होता है, ठीक है, नॉर्मल प्लेसेंटा होता है वो यूट्राइन कैविटी में थोड़ी इंटरनल ऑस से काफ़ी डिस्टेंस पर होता है, बट अगर वो इंटरनल ऑस की ओर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। सो प्लेसेंटा प्रीविया की डेफिनेशन क्या होगी? प्लेसेंटा पार्शली और कम्प्लीटली कवर्स द सर्विक्स कॉजिंग ब्लीडिंग ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर। ऑलराइट, पार्शली ये सर्विक्स है, अगर इसको पार्शली कवर कर दिया है या कम्प्लीटली कवर कर दिया है तो हम ऐसी कंडीशंस को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। एक्चुअली प्लेसेंटा प्रीविया 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, एक होता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। ऑलराइट, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया भी दो, बेसिकली मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया दैट द प्लेसेंटा इज़ नियर द इंटरनल ऑस और द सर्विक्स, बट वो अभी कवर नहीं किया है। फिर हो सकता है दैट इज़ द पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब कि इंटरनल ऑस को पार्शियली कवर किया है, एंड देन कम्स द प्लेसेंटा प्रीविया कंप्लीट, कि वो कम्प्लीटली इंटरनल ऑस को कवर कर चुका है। ऑलराइट, which is an indication for LSCS।
नाउ प्लेसेंटा रिलेटेड एनॉमलीज, क्या क्या एनॉमलीज होती हैं? सो placental abruption. So this is the normal placenta, this is the placental abruption. Placenta abruption involving the premature detachment. प्लेसेंटा दो तरीके से अटैच हो सकता है कि लेट्स से ये यूट्राइन वॉल थी, यहाँ पर ऐसे प्लेसेंटा लगा हुआ था। प्लेसेंटा अगर बीच से निकल सकता है या साइड से भी निकल सकता है। बीच से निकलेगा तो यहाँ पर ब्लड का हीमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, और जब प्लेसेंटा जैसे ही कंप्लीट डीअटैच होगा तो गश ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। बट अगर मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होने लग जा रहा है, एब्रप्शन होने लग जा रहा है, तो मतलब जैसे जैसे रप्चर होते जाएगा, जैसे जैसे एब्रप्शन होते जाएगा, वैसे वैसे ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ऑलराइट, देन प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी में कि नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग पर ही अटैच रहता है, बट प्लेसेंटा एक्रेटा क्या होता है कि प्लेसेंटा डीपली अटैच हो जाता है, मे बी मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम तक भी जा सकता है, या यूट्राइन सेरोसा तक भी जा सकता है। और ये एक्चुअली ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट कितना अंदर जाके इम्प्लांट हो रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। सो प्लेसेंटा के बारे में हम एक बार पूरा देख चुके हैं। नाउ प्लेसेंटा से निकलने वाले कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करेंगे, जो बेबी का सुपर केबल होता है। सुपर केबल क्यों है? क्योंकि गैस भी पास हो रही है, न्यूट्रिएंट भी पास हो रहा है, उससे वेस्ट भी पास हो रहा है, उससे हार्मोन भी निकल के जा रहे हैं, वहीं से इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म हो जा रहा है। तो एक ही कॉर्ड है और इतने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। सो इस कॉर्ड में होता क्या क्या है? इस कॉर्ड में दो आर्टरी होती है, लेफ़्ट एंड राइट अम्बिलिकल आर्टरी, और एक वेन होती है, दैट इज़ द लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन। वेन गुडीज़ को कैरी डिलीवर करती है टुवर्ड्स द बेबी, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन। और जो ट्रैश होता है वो क्या करेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, वो वेस्ट को कैरी करेगा। अब इस पूरे कॉर्ड में, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं, तो दो तो हमें अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिल गई हैं। एक अम्बिलिकल, ये एक स्माइली, नेचुरल स्माइली है, हाँ इमोजी ही है ये, ठीक है। एक होता है एलेंटॉइस होता है, और यहाँ पर वार्टन्स जेली भी होती है। ऑलराइट, तो इस पूरे कॉर्ड को इंटरनली सपोर्ट कौन कर रहा है? वार्टन्स जेली सपोर्ट कर रही होती है। ऑलराइट, तो अगर सिंगल आर्टरी है तो चेक फॉर द किडनी और द हार्ट इशू हमें चेक करना होता है कि अगर आर्टरी सिंगल है, मतलब कि जो वेस्ट है वो निकल नहीं पा रहा है, तो वेस्ट एक्यूमुलेट कहाँ होगा? किडनी में। इसलिए हमें किडनी और हार्ट, क्योंकि ब्लड अब अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा है, तो हार्ट पर भी इशू आएगा। अगर पूरे कॉर्ड में ही कोई नॉट है, ट्विस्ट है, या कॉर्ड का प्रोलैप्स है, वार्टन्स जेली कम होने की वजह से या किसी भी और कारण से अगर प्रोलैप्स है, तो मिड डिलीवरी क्लिफहैंगर, मिड डिलीवरी सस्पेंस क्रिएट हो सकता है। देन कम्स द फाइनल फॉर्म बाई वीक 12। सो कॉर्ड जो कम्प्लीटली, प्लेसेंटा और कॉर्ड एक कंप्लीट स्ट्रक्चर 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जेस्टेशनल एज तक बन जाता है। सो प्लेसेंटा नाउ लुक्स लाइक डिस्कॉइड फ्लाइंग सॉसर, जो 15 से 25 सेंटीमीटर की जिसका डायमीटर होता है, और 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है एट द सेंटर। देन द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, who never meet, separated by the clever villus membrane. ओके, सो एक विलस मेम्ब्रेन होती है, क्लेवर विलस मेम्ब्रेन है। अब अगर मेरे से पूछा जाए कि मैटरनल और फीटल ब्लड में क्या क्या है, तो इंटरविलस स्पेस है, ऑलराइट, देन सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, देन विलाई है, देन साइटोट्रोफोब्लास्ट है, देन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, और फीटल ब्लड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं। इतनी सारी लेयर होती हैं मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में। देन द क्लिनिकल पर्ल प्रोटेक्ट फ्रॉम द मैनी इन्फेक्शन, बट टॉर्च बग्स कैन स्नीक थ्रू इफ़ इट ओवरस्टेज आफ्टर डिलीवरी, पोस्टमार्टम हेमोरेज अलर्ट। ऑलराइट, तो अगर डिलीवरी के बाद, दैट इज़ अगर प्लेसेंटा का एक्सपल्शन नहीं हो रहा है, तो ये एक पोस्टमार्टम हेमोरेज
को की तरफ हमें डायरेक्शन दे रहा है। देन कम्स द फीटल सर्कुलेशन। ऑलरेडी हम लोगों ने 25 मिनट्स की ये चीज़ कर चुका है, तो हमें थोड़ा ये तेज़ से करना होगा, ठीक है। सो फीटल सर्कुलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हम फीटल सर्कुलेशन को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन के ब्लड सर्कुलेशन और फीटल सर्कुलेशन में डिफरेंस तो है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बट ऐसा क्या डिफरेंस है? डिफरेंस होता है लंग्स की वजह से। जो फीटल लंग्स होता है उसमें फ्लूइड भरा होता है, उसमें म्यूकस भरा होता है, उसकी एल्वुलाई कोलैप्स होती हैं और वहाँ पर इंटर पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ऑलराइट, तो ब्लड वहाँ पर जा नहीं सकता है, इसलिए हमें लंग्स को बाईपास करना पड़ता है, ठीक है। लंग्स की और जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है उसे हमें बाईपास करना पड़ता है, और उसे बाईपास को करने की वजह से जो भी मॉडिफिकेशंस आते हैं हम उसको फीटल ब्लड सर्कुलेशन बोल देते हैं। ये हमारा प्लेसेंटा था। प्लेसेंटा से निकला अम्बिलिकल कॉर्ड 12 हफ्ते बाद कंप्लीट हो चुका था जो। उसके बाद यहाँ से आती है अम्बिलिकल वेन। वेन तो ब्लू कलर से ड्रॉ होनी थी, आर्टरीज को रेड कलर से ड्रॉ होना था, बट यहाँ पर उल्टा है। क्या ये डायग्राम गलत है? नहीं, डायग्राम एकदम सही है, क्योंकि अम्बिलिकल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। अम्बिलिकल वेन पोर्टल वेन के लेफ्ट ब्रांच में ड्रेन करता है। पोर्टल वेन अपना जितना भी कंटेंट रहता है वो ड्रेन करता है लीवर की ओर, बट हमें लीवर तक तो पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है अभी, हमें तो फीटल हार्ट की ओर ब्लड को पहुंचाना है। तो क्लोजेस्ट पाइपलाइन क्या थी? इन्फीरियर वेना केवा। सो लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन से डक्टस आर्टेरियोसिस नाम का एक शंट होता है जो इन्फीरियर वेना केवा को कनेक्ट करता है। ओके, इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है डक्टस, बेसिकली राइट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो होकर चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी की ओर। ओके, पल्मोनरी आर्टरी की ओर ब्लड जाता है, बट अब यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ब्लड आगे जा नहीं सकता है, इसका मतलब ये तो डेड एंड हो गया। तो ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, भले ही मिक्स्ड है बट बना रहे, उसके लिए एक और हमें शंट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। डक्टस आर्टेरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को डायरेक्टली पहुंचा देता है आर्च ऑफ एओर्टा में। ओके, एक और हमें शंट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या होता है कि वो इंटर एट्रियल सेप्टम पर होता है, ठीक है, और ये डायरेक्टली राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की ओर ब्लड को पंप कर देता है, और यहीं पर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड होती है। अब अगर हम पूरा समझने की कोशिश करें इस फ्लो चार्ट से कि प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से एक वेन आके लेफ़्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन तक लाया, लेफ़्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन से डक्टस वेनोसस पे ब्लड गया विच इज़ अ शंट। देन कम्स द इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जाता है राइट एट्रियम की ओर। राइट एट्रियम से दो जगह जा सकता है, राइट वेंट्रिकल या फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है। अब अगर राइट वेंट्रिकल में खून गया है तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा नहीं सकता था, इसलिए डक्टस आर्टेरियोसिस के थ्रू एओर्टा में आ गया, और सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और एओर्टा में आ जाता है। अब एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से ब्लड बॉडी के बाहर जाने की तैयारी करने लग जाता है, वो पहुंच जाता है डिसेंडिंग एओर्टा में। डिसेंडिंग एओर्टा से राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की ओर जाता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी से जाता है इंटरनल इलियक आर्टरी में, जो वो कनेक्टेड रहती हैं अम्बिलिकल आर्टरी से, और दोबारा ब्लड चला जाता है कॉर्ड में, प्लेसेंटा, एंड देन अगेन मैटरनल ब्लड, और पूरा अभी जो हमने पढ़ा वो सब था, ठीक है। क्लिनिकल कोरिलेशंस है वो भी हम यहीं से समझ लेते हैं। क्लिनिकल कोरिलेशन सबसे पहला होता है डक्टस वेनोसस, ये बर्थ के इमीडिएटली बर्थ के 10 से 15 मिनट बाद ये जो होता है ये बंद हो जाता है, फंक्शनली बंद हो जाता है, बट 1 से 3 वीक्स के बाद ये 1 से 3 मंथ के बाद ये बंद होता है। एंड ये इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। जब ये फंक्शनल एनाटॉमिकली ये जब बंद हो जाता है, तो एनाटॉमिकली बंद होने के बाद इसका
सो येस वी वर राइट कि डक्टस विनोसस 1 to 3 वीक्स के अंदर ये एनाटॉमिकली बंद हो जाता है और लिगामेंटम विनोसस बन जाता है। सिमिलरली डक्टस आर्टरियोसस भी 1 to 3 वीक्स के अंदर एनाटॉमिकली क्लोज हो जाता है और ये लिगामेंटम आर्टरियोसम बना देता है, आर्टरियोसस बना देता है। बट फोराम एंड ओवेल बर्थ के 6 मंथ के बाद एनाटॉमिकली क्लोज होता है। वैसे तो बर्थ के जस्ट 24 to 72 आवर्स के अंदर ही वो बंद हो जाता है, बट फंक्शनल क्लोजिंग रहती है और ये बंद होने के बाद फोसा ओवेलिस की तरह हार्ट में पड़ा रहता है। ठीक है, सो what makes the fetal circulation special? The lungs are inactive, filled with fluid, not used for gaseous exchange. Placenta handles oxygenation and the nutrition exchange. 3 major shunts होते हैं। Major shunts और clinical significance ductus venosus होता है, connects the umbilical vein to the inferior vena cava bypassing the liver. Clinical relevance क्या होता है, relevance क्या होता है? If persistent after the birth may lead to the portal hypertension. Abnormal Doppler flow हो जाता है तो suggest the fetal hypoxia और द क्रोमोसोमल इशू। फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है या क्रोमोसोमल इशू हो सकता है। डोपलर का ये एक डायग्राम है, ये सिस्टोलिक फ्लो है, ये डायस्टोलिक फ्लो है और ये ए वेव होता है। सो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग डोपलर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक वैल्यूज़ ये होती हैं। अगर इनसे कुछ भी कम हो जाता है वैल्यू तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, फीटल हाइपोक्सिया या क्रोमोसोमल इशू हो सकता है। देन कम्स द फोरामेन ओवेल, कनेक्ट्स द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? इट शुड फंक्शनली क्लोज एट द बर्थ। एक्चुअली 24 to 72 आवर्स के अंदर होता है। इट रिमेन्स पेटेंट। अगर ये खुला रह गया, पेटेंट मतलब खुला रह जाना, ओपन, तो इट मे कॉज पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म जैसे कि क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक इन द यंग एडल्ट्स। Alright, then comes the ductus arteriosus, connects pulmonary artery to the descending aorta. Clinical relevance, normally closes by 24 to 72 hours after the birth. Ductus arteriosus 24 to 72 hours after the birth. Okay, so here is a correction कि ductus arteriosus सबसे लास्ट में फंक्शनली क्लोज होता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, डक्टस आर्टरियोसस सबसे लास्ट में क्लोज होता है विच इज़ 24 to 72 आवर्स। ओके, बट फोराम एंड ओवेल जिसको मैंने 24 to 72 आवर बताया था वो विद इन मिनट्स क्लोज हो जाता है। ओके, उसका कारण ये रहता है कि यहाँ से प्रेशर, क्योंकि लंग्स एक्सपैंड करते हैं, यहाँ से ब्लड फ्लो आने लग जाता है, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये फंक्शनली क्लोज हो जाते हैं। ऑलराइट, then what are the changes after the birth? The changes after the birth are first breathe, lung expand, decrease pulmonary pressure. जैसे ही सांस लिया जाता है, ठीक है, तो लंग्स में क्या होता है कि लंग्स का एल्वुलाई एक्सपैंड हो जाता है। एल्वुलाई एक्सपैंड होता है, वहाँ पर एयर भर जाती है, इंटरविलस स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स का प्रेशर, इंटर पल्मोनरी रेजिस्टेंस कम हो जाता है और जिसकी वजह से लंग्स की ओर ब्लड जाने लग जाता है। सो इट्स ऑल द गेम ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कॉर्ड की क्लैंपिंग कर दिया, सिस्टमिक रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब जो फीटल सर्कुलेशन चल रहा था क्योंकि उसको रेजिस्टेंस कम मिल रहा था, अब वहाँ पर नहीं जाएगा। अब वो जहाँ पर लो रेजिस्टेंस मतलब कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही ब्लड घूमता रहेगा, और लंग्स में जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा था वो रेजिस्टेंस कम कर दिया है। तो अब जो ब्लड है वो बजाय प्लेसेंटा की ओर जाने के लंग्स की ओर जाना चाहेगा। It's all about physics. So the shunt starts to close functionally, alright, later anatomically change होगा तो ductus venosus ligamentum venosus हो जाता है, ligamentum venosum, foramen ovale fossa ovalis and ductus arteriosus ligamentum arteriosum हो जाता है। थेराप्यूटिक नोट है कि अगर किसी का पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है तो हम एनसिड्स दे सकते हैं, एंडोमिथासिन या आइबुप्रोफेन, जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को बंद करने में हेल्प करेगा। देन कम्स द प्रोस्टाग्लैंडिन, कीप द पीडीए ओपन इन डक्ट डिपेंडेंट CHDs। ऑलराइट, सो हाई यील्ड क्लिनिकल सिनेरियोज, अगर कोई प्रीटम बेबी है जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो हमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस सस्पेक्ट करना है। अगर कोई एबनॉर्मल डोपलर है, इन प्रेगनेंसी है, तो हमें इवेल्युएट करना है डक्टस वीनस फ्लो को। और अगर यंग एडल्ट विद अ स्ट्रोक है, सो नो क्लियर कॉजेज है, तो कंसीडर द पेटेंट फोसा ओवेलिस। देन कम्स द अपना लास्ट टॉपिक आता है
एम्ब्रियोनिक टू फीटस ट्रांजिशन, ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक पीरियड बेसिकली 3rd वीक टू 8th वीक के टाइम फ्रेम को एम्ब्रियोनिक पीरियड बोला जाता है। अब इसमें की इवेंट्स क्या होता है कि सारी की सारी जम्स लेयर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, आईज, नोज़, ब्रेन, हार्ट ये सब बनना स्टार्ट हो जाते हैं। लिम्ब बर्ड्स पॉप आउट हो जाते हैं और छोटे छोटे लिम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट भी डे 22 तक पंप करना स्टार्ट कर देता है। अब मोस्ट कंजेनाइटल एनोमलीज फॉर्म हियर, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, और उसी समय कोई डिस्टर्बेंस हुआ, कोई टेराटोजेनिक एक्सपोजर हुआ या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो यहाँ पर डिफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफेक्ट होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा। इसको प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। साइज एट वीक 8 3 सेंटीमीटर, जस्ट द साइज ऑफ द पीनट। इमेजिन करिए एक मूंगफली जिसके छोटे छोटे ऑर्गन्स बन गए हैं। बच्चा उतना ही बड़ा रहता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो द ट्रांजिशन पीरियड दैट इज़ वीक 9, ए न्यू आइडेंटिटी, बच्चे को एक नई आइडेंटिटी मिलती है, वो एम्ब्रियो से फीटस बन चुका होता है। ऑर्गन फॉर्मेशन की एंडिंग हो चुकी होती है, अब कोई नया ऑर्गन नहीं बनेगा या ऑर्गन में कोई अब डिफेक्ट नहीं आ सकता है, बट ऑर्गन की ग्रोथ होगी, ऑर्गन का रिफाइनमेंट होगा और ऑर्गन फंक्शनली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। नाउ कॉल्ड एज द फीटस ऑफिशियली। ऑलराइट, so remember OE to GM, organogenesis ends, growth and maturation begins, ठीक है। OE to GM that is embryonic to fetal transition। अर्ली फीटल पीरियड में क्या होता है? सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। अर्ली फीटल पीरियड विच इज़ वीक 9 to 12, what's new? External genitalia starts to show, but don't peek, it's illegal in India. Eyes, ears move to their final spot. Arm and leg grow longer and stronger. First tiny kicks, but mother को कुछ feel नहीं होगा. Hematopoiesis shift to the liver. Clinical relevance. 12th week scan confirms the growth, detect chromosomal issues like nuchal translucency, critical for Down syndrome screening. Fetal period week 9 to the birth, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब कि 9वां हफ्ता ही होता है, 9वां हफ्ता। व्हाट्स ग्रोइंग? रैपिड लेंथ गेन, रैपिड वेट गेन। सेकेंड ट्राइमेस्टर रैपिड लेंथ गेन, थर्ड ट्राइमेस्टर रैपिड वेट गेन। Organ mature, lungs, kidney, GI tract maturation. Surfactant in lungs starts forming week 24 plus. Mother feels quickening around the 20th week. Clinical note: survival possible at 24 week, but lung must have surfactant. Risk of respiratory distress syndrome in preterm babies without it. कि अगर 24 वीक्स है, अब वहाँ पर बच्चा बेसिकली अब वो सरवाइव कर सकता है ना, मदर मैटरनल बॉडी के बाद भी सरवाइव कर सकता है। एंड बट लंग्स हैव सरफेक्टेंट रिस्क। बेसिकली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। टाइप 2 पल्मोनरी सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और सरफेक्टेंट नहीं रिलीज़ कर पाती हैं। अगर रिलीज़ नहीं कर रही हैं तो डेक्सामेथासोन देते हैं, जिससे कि लंग्स का मैचुरेशन हो जाता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। थैंक यू।